साइजेबल साइज की सिविल इंजीनियरिंग फर्म को हेड करते हैं। इनके वालिद साहब एक नामी गिरामी इंजीनियर थे, इंजीनियर प्राधिक के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और शायरी में उनको दिलचस्पी थी। और आप अपने वालिद साहब की जो शायराना उनकी हिस्ट्री उसको आगे लेके चल रहे हैं। सुनने के अच्छा, इसके अलावा पयाम साहब जो है ना, यानी उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बनाया है। यानी हम लोग तो मुख्तलिफ जगहों पे घुस जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों को तलाश करते हैं चीज़ों को। पयाम साहब का ओढ़ना बिछोना ही मिलती है। तो इसके अलावा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके फेसबुक की तस्वीर आती रहती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में पयाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? गुड टू सी यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फीलिंग गुड। अच्छा, मैं जो प्रेजेंटेशन करता हूँ ना, मैं नाइस वाइज पे देखता हूँ। मैं आई बिलीव इन प्रेजेंटिंग मोर इंटीमेटली विद पीपल। तो अगर आपको आवाज़ ना आए तो बता दीजिए। आवाज़ आ रही है। अच्छा जनाब, तो आई होप यू ऑल आर फीलिंग गुड, रिलैक्स, कंफर्टेबल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। चलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं आपके इस फोरम में मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ और काफ़ी जो शनासा शक्लें हैं वो मुझे यहाँ नज़र आती हैं और मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को मैं कोई ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ काम आ सके। और आज भी मेरा मकसद यही है कि जब आप यहाँ से उठें तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर सकेंगे तो इतनी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि आपकी अवेयरनेस जो है इस सारे मामले में बढ़ जाएगी। आपका जो थ्रेशोल्ड है अवेयरनेस का, उसको मैं ऊपर लेके आऊँगा। आपको ये पता चलना शुरू होगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग, पीछे क्या हो रहा है और मैं इसको किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। ऑलराइट, मे बी आप जो करें वो थोड़ा सा वो ना हो, लेकिन दैट नीड्स प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो मेरा एम बेसिकली ये है कि मैं आप लोगों की अवेयरनेस जो थ्रेशोल्ड है उसको ऊपर लेके आऊँ, ताकि आपको पता चले कि हम रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है। तो कम से कम आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि यार मेरे साथ जो मैं किसी के साथ बातें कर रहा हूँ या किसी के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ किसी भी हैसियत में, तो क्या होता है। ऑलराइट, तो जनाब, जो लोग मुझको नहीं जानते मैं उनको एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम फैयान सिद्दीकी है और मैं ट्रेनर और मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। और जैसे जनाबी साहब ने कहा कि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ। मैंने अमेरिका से इंजीनियरिंग की और उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। कौन सी इंजीनियरिंग किया आपने अमेरिका में? मैंने सिविल इंजीनियरिंग और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। और कोई 30-25 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका उन्वान था इंस्टेंट rapport। एंथनी रॉबिन्स ने, एंथनी रॉबिन्स, समझिए, वो किताब जो थी मेरा इंट्रोडक्शन था NLP के साथ। एंड दैट होल बुक वाज सोली बेस्ड ऑन व्हाट इज rapport और आप rapport किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उसी जमाने की बात है कि मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की और जब मैंने किताब पढ़ी हुई थी तो rapport कायम करने के जो मुख्तलिफ तरीके थे, मैंने ये सोचा कि यार इसको फील्ड में आजमाना चाहिए। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था जहाँ पे लोग होते थे, मैं वहाँ ये टेक्निक्स को आजमाता था और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। उसी ज़माने में मैंने इस मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया तो मैंने ये सोचा कि यार इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती इसको आजमाने के लिए। तो मैंने कहा यार सबसे पहले मैं अपने बॉस के साथ अपना rapport कायम करूँ और आई डिड इट फॉर अबाउट 5-6 महीने। और उसका नतीजा ये हुआ कि
कि मेरी रिलेशनशिप जो है उनके साथ बहुत बेहतर होनी चाहिए। ही वॉज वेरी एम्बिशियस गाय और उनके एक पिक्यूलियर किस्म के मैनरिज्म्स थे, तो मेरी रिलेशनशिप उनके साथ बड़ी इंप्रूव होना शुरू हुई। हमने टेनिस खेलना शुरू कर दिया शाम में जिमखाना में, फैमिली टर्म्स हो गए। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि यार यहाँ मुझे अपने कमरे में बुलाया, कहने लगे कि यार हमने जो नई हायरिंग की है उसमें हमें कोई टाइटल देना है जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जो उनका हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता हो। तो शाम को घर जाने से पहले मुझको ये टाइटल दे के जाना। ठीक है, मैं आ गया, तो बैठा कुछ काम कर रहा था, पता ही नहीं लगा टाइम का क्या है। तो एक वहाँ पे एक मॉरिशस लड़का काम करता था, वो मेरे पास आया और फ्रेंच एक्सेंट में मुझसे कहने लगा कि यू नो द बॉस इज कॉलिंग यू। French accent, boss, and reminds me of another time when I was working for another multinational company. That was a French company. और उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, he was French. और जो कमर्शियल डायरेक्टर था वो डच था। मैं एज अ रिटेल इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहा था। तो ये सुबह सुबह एक दिन दोनों मेरे कमरे में आए और मेरे सामने टेबल पे बैठ गए, और जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे फ्रेंच, उन्होंने मुझसे कहा कि पयाम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर सच एंड सच बिजनेस, या सपोज करें सीएनजी बिजनेस। तो मैंने उनसे कहा मैं अमेरिका का पढ़ा हुआ हूँ और शायद आप लोगों को अगर कुछ आप लोगों के जो एंटेनाज हैं वो थोड़े ऊपर हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक विजुअल किस्म का आदमी हूँ। मेरी मैनरिज्म्स में मूवमेंट्स हैं, मेरी आंखें इधर उधर डार्ट करती हैं, सांस में ऊपर ऐसे ले रहा, इसका आपको विजुअल और तस्वीरें जो है ना वो खटाखट आ रही होती हैं। उसके साथ तेज करने के लिए आपको जोर जोर से बोलना पड़ता है, आपको ऐसी ऐसी सांस लेनी पड़ती है। और तो मैंने अपने इसी अंदाज में बातें ये मेरी आंखें इधर जा रही है, सांस मेरी ये हो रही है। और मैंने देखा वो दोनों जो है खामोश करके मुझे देखा, उनसे कहता है वो मुझसे कहता है पहला, व्हाई आर यू सो अग्रेसिव? एकदम से चुप बैठूंगा, रहेगा मी अग्रेसिव? आई एम वेरी जेंटल पर्सन, और बॉस आपको कह रहा है व्हाई आर यू सो अग्रेसिव? उसने मुझसे कहा यू आर गिविंग मी अ हेडेक। That reminds me of another time when I used to suffer a lot from migraine headaches, और बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे होते थे, और मुझे हैवी किस्म की पेन किलर्स खाने पड़ते थे। जहाँ एक इंडिकेशन हुई सर के दर्द की, मैंने जेब में हाथ डाला, अपनी दवाई निकाली और मैं हाथ निकाला, और इतना मुझे होना शुरू हो गया था। और जो हैवी किस्म की जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था, मुझे लगा कि यार आने लगे। मैंने नाराज मुर्गे की दवाई निकाली, मैं खाने लगा, तो मुझे एकदम से याद आया मैंने एनएलपी में कहीं पढ़ा था कि एक्सपीरियंस हैज स्ट्रक्चर। Experience has structure. If you change the structure of your experience will change. मैंने कहा यार ये आज इसको आजमाते हैं, तो मैंने वो दवाई जो है ना, मैंने कहा कि इसको मैं आजमाता हूँ और अपनी फीलिंग्स को चेंज करके देखूंगा कि क्या होता है। अच्छा, और फीलिंग्स में मुझे याद कि what I did for a relative of mine जिनकी जिंदगी के अंदर कुछ वाकयात ने काफी परेशान किया, और दरअसल सिलसिला ये था कि वो मोहतरमा जो थी उनके यहाँ जब औलाद हुई तो अल्लाह ने उनको वो जुर्मा देखे। अब उनकी जो वालदा थी उन्होंने गुड इंटेंशंस, उन्होंने ये सोचा कि यार
ये बच्ची जो है, ये 2 बच्चों को जो बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न है, कैसे बड़ा करेगी? तो उन्होंने आउट ऑफ गुड इंटेंशन, आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, बट आउट ऑफ गुड इंटेंशन उन्हें सोचा कि इसकी जो बड़ी बहन है उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही बहुत अरसे से, तो हम ये करते हैं कि एक बच्ची को लेके उसको दे देते हैं, ये वाला मसला भी हल हो जाएगा और वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। अब वो हो गया, दे दिया। लेकिन 4, 5, 6 साल के बाद उन कपल्स को एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत किया, ये तो इस्लामी लिहाज से भी ठीक नहीं है, वो मेहनत नहीं था उस बच्ची के लिए। तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स क्रिएट करना शुरू किए कि हम इस बच्ची को वापस लें, और उसमें जो उस खानदान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई, जो परेशानियां हुई, उस जो मेरे रिलेटिव थे, शी इज गॉन थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल अपहीवल, और उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ये हुआ और ऐसे हुआ। तो मैंने NLP की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, उनकी इस फीलिंग्स को, उनकी पर्सनल हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। अब यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। Are you guys confused? Yes? Little bit? No? Yeah, little. Yeah? Okay. मैंने अब उनसे ये कहा, बताना ही चाहता हूं मैं आपको कि कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप होता है, यानी किसी भी कॉज की वजह से कोई इफेक्ट क्रिएट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन हम कॉज एंड इफेक्ट को, जो कॉज जो है उसको गलत जगह के ऊपर हम नॉमिनेट कर देते हैं, ऑलराइट? यानी कि उसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, मेरे बॉस ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी बीवी अगर ऐसी होती तो मैं बड़ा खुश होता, ठीक है? तो कॉज तो कुछ और था, लेकिन वो हमने कॉज अपने अंदर की बजाय कहीं बाहर प्लेस करना शुरू कर दिया। आपकी वजह से मेरे ये हाल है, ठीक है? मेरी बीवी की वजह से मेरा ये हाल है। अगर ये मुख्तलिफ होता तो मैं बहुत कामयाब हो जाता, ठीक है? पहली चीज आपको रियलाइज करने की ये है कि विच साइड ऑफ दिस इक्वेशन आर यू ऑन? आर यू ऑन द कॉज साइड ऑफ द इक्वेशन? आर यू ऑन द इफेक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन? कोई भी काम करने के लिए आपको यू हैव टू बी ऑन द कॉज साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में। ये सारी तहमीर थी, और अब हम चलते हैं कि हम NLP से अपने रिलेशनशिप्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा NLP क्या है, कैसे बनी, और फिर उसकी क्या क्या चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज NLP? NLP is the art and science of personal excellence. It teaches you how to use your own mind in more powerful and effective ways to produce the results in all areas of your life. NLP is the study of the structure of subjective experience. NLP is the study of the structure of subjective experience. Can somebody tell me what is a subjective experience? Or what is the difference between a subjective experience and an objective experience? Sort of, you're getting there. देखिए बात ये है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप DACC के इस कमरे में लिंकल्स कॉर्नर में आप बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये रियलिटी है जो सबको पता है, सब इस रियलिटी को शेयर कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है? वो ये कि मेरे जो अल्फाज हैं वो जब आपके दिमाग में जा रहे हैं तो किस तरीके से सेंस मेकर है, आप उसको किस तरीके से मीनिंग दे रहे हैं, और वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। कैसे आप कहें वो किस तरीके से मीनिंग मेक करेगा आपके, यहाँ पे हम सब डिफर करते हैं। हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारा इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या हुआ कि NLP सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर, स्टडी है उसका स्ट्रक्चर, कि यार अगर ये आदमी किसी काम में बहुत अच्छा है तो किस वजह से इतना अच्छा है, वो अपने दिमाग में क्या करता है, व्हाट डज ही डू,
ये हम स्टडी करते हैं एनएलपी में। और एनएलपी इज एन एटीट्यूड एंड मेथडोलॉजी, एन एटीट्यूड ऑफ क्यूरियोसिटी, कि यार ये आदमी अगर इतना अच्छा सेल्समैन है तो क्यों है, ये क्या करता है, व्हाट मेक्स हिम टिक एज अ सेल्समैन, ऑलराइट। और फिर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसका जब स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है तो उस स्ट्रक्चर को हम दूसरों को टीच कर सकते हैं और ही कैन हैव सिमिलर रिजल्ट्स इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये पहले जो ये कह रही है ना, ये डेफिनेशन दी गई, कह रही है एन एटीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी दैट लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ टेक्निक्स। अब एनएलपी जो है तो बनता क्या है? एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक। न्यूरो पार्ट रेफर्स टू योर न्यूरोलॉजी, आपके दिमाग, ठीक है, आपके सेंसिंग चैनल्स जो हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक पार्ट ऑब्वियसली रेफर्स टू द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। हमारी लैंग्वेज जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा फिल्टर है हमारे एक्सपीरियंस के लिए। अगर कोई चीज किसी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंग्रेजी जबान में आइस के लिए कितने लफ्ज होते हैं? 2 या 3, ठीक है। जबकि जो जहाँ एस्किमोस रहते हैं उनकी जो लैंग्वेज है उसमें 11 से 12 अल्फाज हैं स्नो के लिए या आइस के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू रियलाइज द डिफरेंट जो उनकी डिफरेंसेस हैं आइस के अंदर टू सर्वाइव। तो उनके पास बर्फ के लिए 12-13 अल्फाज है, जबकि हमारे पास सिर्फ 3 है। तो बाद दफा हम उनकी उस बात को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सके। अच्छा जी, अब प्रोग्रामिंग पार्ट रेफर्स टू हमारे जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, हमारी हैबिट्स हैं जिस पर हम रन करते हैं। तो एनएलपी जो है वो इन तीनों चीजों को स्टडी करने का नाम है। अब ये शुरू कैसे हुई? एनएलपी वाज को-क्रिएटेड बाय रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर इन द 1970s। दे स्टडी, वही जो मैंने कहा ना कि हम एक्सीलेंट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो उस जमाने में 2 एक्सीलेंट, 3 थे यहाँ पे, एक का नाम मैंने मिस कर दिया, वर्जीनिया सेटीर, मिल्टन एच एरिक्सन और फ्रिट्ज पर्ल्स। ये 3 लोग थे जो अपने जमाने में बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स अपनी फील्ड में लेके आ रहे थे। वर्जीनिया सेटीर जो थी वो फैमिली थेरेपिस्ट थी। फ्रिट्ज पर्ल्स जो था वो गेस्टॉल थेरेपी उसने इजाद की थी। और मिल्टन एच एरिक्सन, मिल्टन वाज इन माय ओपिनियन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट। और वो अपने प्रैक्टिसेस में मैजिकल किस्म के रिजल्ट्स लेके आते थे। तो एनएलपी में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इन तीनों को स्टडी किया कि यार व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल, क्या होता है। What these excellent communicators had in common was their ability to be in rapport with their clients. Their ability to be in rapport with their clients. चलिए, अब यहाँ पे एक हम थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लें। ये एनएलपी मॉडल है, बेसिकली इसको एनएलपी मॉडल भी कहते हैं, इसको एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल भी कहते हैं। और ये पूरी एनएलपी को समराइज कर देता है। होता क्या है, हम दुनिया को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते। हम दुनिया को किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं? 5 सेंसेस। एग्जैक्टली, हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते दुनिया को, हमारे पास कोई सेंस ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये 5 हमारे एंटेनाज हैं जिसके जरिए से हम दुनिया को सेंस करते हैं। एक साइट हो गई, साउंड हो गया, उसके बाद टच हो गया, और उसके बाद टेस्ट हो गया, ठीक है। इन जरिए से हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। होता क्या है कि एक इवेंट जो दुनिया में हो रहा है इज टेकिंग प्लेस। अब लोगों की स्टडी के मुताबिक एक वक्त में जो हमारे सेंसेस को जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो तकरीबन 2 मिलियन बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से आ रही होती है। 2 मिलियन बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से हमारी न्यूरोलॉजी को हिट कर रही होती है इंफॉर्मेशन।
लेकिन हमारी न्यूरोलॉजी एक वक्त में 134 बाइट्स पर सेकंड से ज्यादा हैंडल ही नहीं कर सकते। हमारी जो अवेयरनेस है, ठीक है, 2,134,000 बहुत बड़ा फर्क है। 2 मेगाबाइट ऑलमोस्ट 2 मेगाबाइट का ही फर्क समझने के है, ठीक है। और वो जो 134 बाइट्स है वो अंदर जाके एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये जो 134 बाइट्स 2 मिलियन को 134 बाइट्स बनाया ना, तो अल्लाह ने हमारे यहाँ हमारे दिमाग में 3 प्रोसेसेस बनाए हैं। हम डिलीट करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम डिस्टॉर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम जनरलाइज करते हैं। और ये तीनों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको हर दफा वही चीज सोच समझ के करनी पड़े तो हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। हमारी वो हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं और हम फिर ऑटोमेटिक ये सब चीज कर रहे होते हैं। आपने कभी गाड़ी चलाते हुए महसूस किया होगा, जब नया नया आदमी गाड़ी सीखता है तो बड़ा कॉन्शियसली कि ये पाँव कहाँ जाना चाहिए, दूसरे पाँव से मैंने क्या करना है, आंखें मेरी रोड पे होनी चाहिए, गियर मैंने कैसे लगाना है। लेकिन एक वक्त ये आता है कि वो सब चीजें ऑटोमेटिक हो चुकी है, ठीक है, वो आपके हैबिट का हिस्सा बन जाती है, आपका अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। अब ये जो आपकी डिसीजन डिस्टॉर्शन हो रही है, इसके मुख्तलिफ अवामिल हैं हमारी लाइफ के अंदर कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमारे वैल्यूज कैसी हैं, हमारे बिलीव्स कैसे हैं, हमारी मेमोरीज में क्या है, ठीक। तो इसी वजह से हर आदमी डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज अपने अपने पेक्यूलियर तरीके से करता है। तो जो इवेंट यहाँ पे हो रहा था वो हर एक के दिमाग में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई वाकया हो जाए तो अब आप लोगों से पूछे, यानी शाहिदीन से, तो हर एक का मुख्तलिफ ओपिनियन मिलेगा आपको। उसका रीजन ये है, ठीक है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये कि इतनी ह्यूज ह्यूमंगस इंफॉर्मेशन जो है वो आप जब लेके जाते हैं अपने सेंसेस के साथ, वो बहुत थोड़ी सी। मैं उसके आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी। अच्छा जी, एक नई स्टडी की डॉक्टर जिमरमैन की, अभी मैंने आपको 2 मिलियन बताया है, ये कहते हैं 11 मिलियन और 40 बिट। लेकिन मकसद बेसिकली यही है कि बहुत ह्यूज इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी होकर हमारे दिमाग में। दिस इज द पॉइंट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि 2 मिलियन बाइट्स है या 134 बाइट्स है। हाँ, ये रिमेंबर करें कि इतनी ह्यूज, और ये हमको फिर वो देगा, टॉलरेंस देगा कि यार हम ये कहते हैं ना तुम गलत हो, ये कोई चीज ऐसी नहीं होती तुम गलत हो, ठीक है। जब आप 6 लिखेंगे ना तो उधर से 9 नजर आएगा, 10 से 6 नजर आएगा, ऑलराइट। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, जो 5 सेंसेस है इसमें इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हैंडल करने का? कितना परसेंट साइट पे जा रहा होगा, कितना हेयरिंग से जा रहा होगा, कितना स्मेल से जा रहा होगा? एनी आइडियाज? डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल? नो, इट्स स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या हो सकता है? साइट सबसे ज्यादा, साइट बिल्कुल सही। कितना होगा अंदाजा लगा? 50%? 83%. 83% of the information is going through your visual sense. और फिर नेक्स्ट ऑडिट। बिल्कुल सही। वो कितनी परसेंट होगी? 83 तो हो गया, 11%। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी जो वो है 94% तो इन्होंने ले लिया। 83% साइट है, 11% हेयरिंग है, 3.5% स्मेल है, 1.5% टच और 0.1% टेस्ट। ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैपेसिटी है, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कैपेसिटी है कि हमारी आंखें सब, देखिए आप अगर खड़े हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा दूर आपको निगाहों से नजर आएगा, आप 2 मील तक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हियरिंग, मेरे ख्याल में आप 1 मील तक दूर तक सुन सकते होंगे, कोई आवाज बहुत दूर से अगर आई, बहुत लाउड हो तो आपको आ जाएगी। उससे कम स्मेल, आप इस कमरे के अंदर स्मेल कर सकते हैं, बाहर में जो कुछ हो रहा है आप स्मेल नहीं कर सकते आप। उसके बाद जो टच है वो तो बहुत ही क्लोज हो गया ना, टच और स्मेल, और टच के बाद टेस्ट तो बिल्कुल ही अंदर हो गया। ये सर वो कहते हैं नजर दर्द होगा, वो भी तो दूसरी चीज उसमें भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि यहाँ पे हो क्या है, एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ।
सपोज करें कि ये तस्वीर जो है ये 2 मिलियन पिक्सल्स की बनी हुई है, ठीक है। अब इस तस्वीर आपको ये सेंस मेक कर रही नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 134 बाइट्स पे लेके जाऊं तो क्या होगा? ब्लर हो जाएगी, कट जाएगी। कुछ भी नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है, मैं इसमें 134 बाइट्स है। और ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पर हो, कुछ यहाँ पर हो, कुछ उधर हो, कुछ उधर हो, कुछ उधर हो। वर्किंग डॉट है, उसको उन्होंने सर्कल किया। Exactly. That's the point. और हम बहुत उसमें कहते हैं कि जी मैं सही हूं तुम गलत हो, ठीक है। अच्छा, ये विजुअल इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनकी फिर दूसरे वो सारी बातें हाँ नहीं जस्ट बढ़िया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करें कि जो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे बेसिकली शीट्स या पेपर जो स्टैक होता है ना पेपर का, तो अगर 134 पेपर मैं लूं तो उनकी क्या थिकनेस बनेगी? 1 इंच बनेगी तकरीबन। और अगर मैं उसको 2 मिलियन पे लेके जाऊं तो क्या होगा? किताब नहीं, ये देखा है आपने क्लिफ्टन में जो बन रहा है ये उनका बैरियर टाउन का टावर, तकरीबन 900 फुट के बराबर उसकी हाइट होगी, जिसमें से आप अपने दिमाग में सिर्फ 1 इंच लेके जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? दैट वाज वन पॉइंट दैट आई वांट यू टू टेक होम। ऑलराइट, अच्छा, अब इसकी वजह से 2-3 चीजें हमारे जो हमने ये जो स्टडी किया, जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, इससे 3-4 चीजें निकल के बाहर आती हैं। फर्स्ट थिंग इज द मैप इज नॉट द टेरिटरी। आपके दिमाग में जो मैप बना है वो टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट्स नॉट द टेरिटरी। तो यहाँ पे द गुड न्यूज इज कि अगर आप इस मैप को चेंज कर लेंगे तो आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी। कोई चीज लिखी भी नहीं है। आप ये वो देखा था गोल दायरा जो बना हुआ था, उस गोल दायरे में कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ इधर भी हो सकता है, कुछ इधर भी हो सकता है, कुछ इधर भी हो सकता है। ऑलराइट, so this is very important. The map is not the narrative. आप जो फील कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, वो इज हाउ यू आर फीलिंग। You should understand that. Alright? Number 2, everyone has their unique map of the world. और वो हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर, हमारी मेमोरीज के ऊपर, हम जो जबान बोलते हैं उसके ऊपर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप बनानी है तो हमको उसके मैप के अंदर घुसना पड़ेगा। ऑलराइट, जब हमारी रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। इसको थोड़ा सा आप कर सकते। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, द माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम। हाँ प्लीज, माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। हमने देखा ना, ये जो नजर आ रहा है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होती है स्टेट और फिजियोलॉजी के साथ मिलकर हमारा बिहेवियर क्रिएट करती है। यानी कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है और हमारी बॉडी हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं तो मेरे अंदर वही वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं सीने को चौड़ा कर लूं और यूं खड़े हो जाऊं तो मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, बिकॉज योर बॉडी अफेक्ट्स योर माइंड and your mind affects your body. Alright? हाँ, अब ये वाली बात आ गई इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर। जो भी आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो रही है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है और उसका एक सीक्वेंस है। जो ये एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? टेल मी। बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस जरिए से, सेंसेस। जब हम सेंसेस से वो इंफॉर्मेशन हमारे आ रही है तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सेंसेस ही है, लेकिन उनकी एक पेक्यूलियर अरेंजमेंट है। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मेरी क्या फीलिंग्स आई, या ये मिक्सचर, ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम मालूम कर लें तो हम बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े।
अब हम आ जाते हैं, ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया एनएलपी के बारे में। अब हमारा जो आज का टॉपिक है कि हम एनएलपी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इस्तेमाल करने के। उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, वो यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यू आर इन चार्ज ऑफ योर माइंड